कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी पुरानी आदतों को बदलना चाहते हैं और उनकी जगह पर हम कुछ नई आदतों को बनाना चाहते हैं। वैसे तो आदतें किसी की कुछ भी हो सकती है। हो सकता है किसी की सुबह जल्दी उठने की आदत हो, तो किसी की सुबह उठ करके एक्सरसाइज करने की आदत हो, किसी की जंक फूड खाने की आदत हो, तो किसी की मोबाइल पर दिन भर गेम खेलते रहने की आदत हो। तो आदतें तो अलग अलग पर्सनालिटी के हिसाब से लोगों की डेवलपमेंट हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपनी उन पुरानी आदतों को पूरी तरह से छोड़ सकते हैं और उनकी जगह पर क्या हम कुछ नई आदतें बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं। लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। हे गाइस, तो आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे उस किताब का नाम है बेटर देन बिफोर। और इस किताब की जो लेखिका है वो है ग्रेचेन रूबिन। ग्रेचेन रूबिन एक अच्छी ब्लॉगर हैं, एक अच्छी लेखक भी हैं और एक पब्लिक स्पीकर भी हैं। ग्रेचेन रूबिन ने अब तक काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं और जो भी उनकी बुक्स हैं वो बेस्ट सेलिंग में जा चुकी हैं। उनकी जो ये किताब है बेटर देन बिफोर, इस किताब में उन्होंने इसी सब्जेक्ट के बारे में बात की है कि अगर हमारी कोई ऐसी पुरानी आदत है तो हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं और उनकी जगह पर हम कैसे नई आदतें बना सकते हैं। आज हम इस किताब के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और हम इस किताब से सीखेंगे। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता देती हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम ये जानेंगे कि लोगों की किस किस तरह की पर्सनालिटी होती है, जिस हिसाब से वो अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं। सेकंड पॉइंट में हम ये समझेंगे कि अलग अलग पर्सनालिटी के लोगों के लिए क्या क्या सॉल्यूशन इस बुक में दिए गए हैं। एंड थर्ड पॉइंट में हम ये जानेंगे कि अगर हमें किसी हैबिट की शुरुआत करनी ही है, मतलब हमें कोई अपनी आदत चेंज करना ही है, तो उसकी शुरुआत हमें कब से करना चाहिए। हमें उसकी शुरुआत आज ही से करना चाहिए या उसके लिए कोई स्पेसिफिक डे होता है तो हमें उसकी शुरुआत करना चाहिए। तो गाइस, जो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है 4 टाइप्स पीपल रिस्पॉन्डेड बाय हैबिट्स। इसमें जो सबसे फर्स्ट टाइप के लोग होते हैं वो होते हैं अपहोल्डर्स। अपहोल्डर्स ऐसे होते हैं जो अपने से की गई एक्सपेक्टेशन पर पूरी तरह से खरा उतरना चाहते हैं। ये गलती की कोई भी गुंजाइश को नहीं छोड़ते हैं। इनके पास इनकी लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट होती है जिसे ये जल्दी से पूरा करना चाहते हैं। ये अपने रूल्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और इनका कमिटमेंट खुद से इतना ज़्यादा पक्का होता है कि अगर बाई चांस इनके सामने कोई बीमारी आ गई, इनको कोई बीमारी हो गई या इनको कोई इंजरी हो गई, तो भी ये अपने काम को करना नहीं छोड़ते हैं। और ये कभी वैसे तो गलती की कोई गुंजाइश छोड़ते नहीं हैं, लेकिन कभी कभार इनसे कोई गलती हो भी जाती है तो उसके लिए इन्हें काफ़ी गिल्ट फील होता है। एंड सेकंड टाइप के जो लोग होते हैं वो होते हैं क्वेश्चनर्स। क्वेश्चनर्स ऐसे होते हैं जिन्हें खुद से की गई एक्सपेक्टेशंस पर डाउट होता है और ये किसी काम को या फिर किसी हैबिट को तभी करते हैं, तभी अपनाते हैं जब उसमें इनको कोई ना कोई लॉजिक दिखाई देता है। मतलब कि गाइस, कि ये लोग बिना रीज़न के किसी भी चीज़ को करना पसंद नहीं करते हैं। जब तक इन्हें किसी चीज़ में कोई रीज़न नहीं दिखाई देता है तब तक ये किसी चीज़ की शुरुआत नहीं करते हैं। एंड थर्ड टाइप के लोग होते हैं ऑब्लिगर्स। ऑब्लिगर्स ऐसे होते हैं जो अपने वादे को छोड़ सकते हैं दूसरे के वादों को पूरा करने के लिए। ये ऐसे होते हैं कि अगर इन्हें कोई आदत बनानी भी होती है ना, तो ये ज़्यादातर किसी बाहरी सोर्स पर डिपेंड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसे सुबह जल्दी उठना है और वो सुबह उठने के लिए घड़ी में अलार्म सेट करता है,
या फिर किसी ऐसे पर्सन को कहता है कि प्लीज़ आप हमें सुबह इतने टाइम पर जगा देना, तो बेशक वो एक ऑब्लिगस की कैटेगरी में रखा जाएगा, क्योंकि वो सुबह उठने के लिए किसी बाहरी सोर्स पर डिपेंड हो रहा है। ऑब्लिगस ऐसे होते हैं कि कभी किसी को किसी भी काम के लिए ना नहीं कह पाते हैं। एंड 4 टाइप्स के लोग होते हैं जो कि होते हैं रिबेल्स। रिबेल्स ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी फ्रीडम से बढ़ करके कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। इनके लिए इनकी फ्रीडम ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और इनसे कोई ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता है। और अगर किसी ने इनसे ज़बरदस्ती करके कोई काम करवा भी लिया तो ये हमेशा उसके अपोजिट ही काम करते हैं। तो इस तरह से 4 टाइप्स के लोगों की पर्सनालिटी होती है, जिस हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करते हैं। आप भी हमें कमेंट्स करके बता सकते हो कि आपकी पर्सनालिटी किस टाइप की है। एंड हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है डिफरेंट सॉल्यूशन फॉर डिफरेंट पीपल। इसका जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वो है लार्क और नाइट आउल। लार्क और नाइट आउल से कहने का मतलब ये है कि कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो अपने काम को दिन की बजाय देर रात तक करना पसंद करते हैं। वहीं पर कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो अपने काम को सुबह से ही करना शुरू कर देते हैं। इसमें एज और जीन का भी काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। जैसे कि देखा गया है कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने काम को देर रात तक करना पसंद करते हैं। वहीं पर ज़्यादा उम्र दराज के लोगों को देखा जाए तो वो अपने काम की शुरुआत सुबह से ही कर देते हैं। तो इसके लिए सॉल्यूशन यही है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो देर रात तक अपना काम करता है तो वो अपने काम को रात को जल्दी से फिनिश करे और वो अपने लिए इतना टाइम ज़रूर बचा सके जिससे वो अपना हाथ पैर धुल करके आराम से बेड पर सो सके और सुबह जल्दी उठ सके। और जो लोग अपने काम की शुरुआत सुबह से ही कर देते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने काम को देर रात तक करें, जिससे कि वो सुबह लेट उठें और अपने काम की शुरुआत देर से कर पाएँ। आगे हम देखेंगे कि किस किस टाइप के लोग जो अपने काम को अलग अलग तरीके से करते हैं उन्हें किस किस कैटेगरी में रखा गया है। तो इसमें 3 कैटेगरीज हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं अपने काम को काफ़ी ज़्यादा स्लोली करते हैं और उन्हें आरामदायक स्थिति में अपने काम को करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, तो उनको हम मैराथॉनर की कैटेगरी में रख सकते हैं। वहीं पर कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं कि वो अपने काम को तभी करते हैं जब तक उनके सामने डू एंड डाई वाली सिचुएशन नहीं आ जाती है। मतलब जब तक उनको प्रेशराइज नहीं किया जाता है या उनके ऊपर प्रेशर नहीं रहता है तब तक वो किसी काम को करना शुरू नहीं करते हैं। तो ऐसे पर्सन्स को स्प्रिंटर की कैटेगरी में रखा गया है। वहीं पर कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो कि स्प्रिंटर्स के टाइप के ही होते हैं, मतलब वो भी किसी काम को करना तभी शुरू करते हैं जब तक उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रखा जाता है, प्रेशराइज नहीं किया जाता है, या फिर उनके सामने भी डू एंड डाई वाली सिचुएशन नहीं आ जाती है, तब तक वो उस काम को करना शुरू नहीं करते हैं। बट जब ऐसी कंडीशंस आती है तब वो उस काम को शुरू करते हैं। बट इनमें डिफरेंस ये होता है स्प्रिंटर की तुलना में कि अगर इनका काम टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाता है तो ये थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो इस तरह से ऐसे लोगों को प्रोक्रेस्टिनेटर की कैटेगरी में रखा जाता है। एंड थर्ड सॉल्यूशन है ओवर बायर एंड अंडर बायर। ओवर बायर ऐसे लोग होते हैं जो कुछ भी देखते हैं, अगर वो बाहर गए हुए हैं और उन्होंने कुछ भी देखा तो उसको जा कर के वो डायरेक्टली ख़रीद लेते हैं बिना सोचे समझे। और अंडर बायर ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी चीज़ पर अपना पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचते हैं। तो ओवर बायर के लिए यही सॉल्यूशन है कि अगर वो हर जगह अपना पैसा खर्च कर रहा है तो उसे ये चीज़ सोचना चाहिए कि अगर वो इसी तरह से पैसे अपने खर्च करता रहेगा
तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके पास एक भी पैसा नहीं बचेगा जिससे वो कुछ भी खरीद सके। तो उसे सोच समझ करके खर्चा करने की आदत डेवलपमेंट करनी चाहिए। और वहीं पर अगर अंडर बायर को देखें तो उसे थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर वो कहीं पर पैसे खर्च कर रहा है तो हो सकता है वो चीज़ उसके काम में आए, उसकी लाइफ को कंफर्ट बनाए, उसकी लाइफ को और इजीली कर सकती है वो चीज़, तो वो वहाँ पर अपने पैसे को खर्च कर सकता है। इसी के साथ हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ आ चुके हैं और ये पॉइंट है व्हेन टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट्स, जिसमें हम कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि हमें अपनी नई आदतों की शुरुआत के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ सकती है। तो इसका जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है फर्स्ट स्टेप। जैसे कि अगर हमें किसी भी नई आदत को बनाना है, किसी भी नई आदत की शुरुआत करना है, तो उसके लिए हमें फर्स्ट स्टेप तो उठाना ही पड़ेगा। हाँ, हालांकि ये थोड़ा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हमें महसूस हो सकता है, क्योंकि हम अपनी उन पुरानी आदतों को छोड़ रहे हैं, अपने उस पुराने जोन को छोड़ रहे हैं और एक नए जोन में जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ग्रेट चेन ही है, मतलब कि इस किताब की लेखक जब ग्रेट चेन इस किताब को लिख रही थी तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स देखे, काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी और ये सब करने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया। उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी थी कि एक नई बुक लिखने जा रही हैं वो। लेकिन जब वो किताब लिखने बैठी तो वो थोड़ा सा असमंजस में आ गई, वो रुकी हुई थी। उनके मन में ये विचार आ रहा था कि उन्हें किताब लिखना कब से शुरू करना चाहिए, मतलब कि वो अपनी किताब को लिखना आज से शुरू करें या फिर अपने बर्थडे वाले दिन से लिखना शुरू करें। बस वो इसी असमंजस में थी और फिर उन्हें जाकर के ये रियलाइज़ होता है कि अगर उन्हें किताब अपनी लिखनी है तो उसकी शुरुआत उन्हें आज ही से करना होगा, तब जा कर के उनकी किताब कंप्लीट हो पाएगी। तो गाइस, हम यहाँ से ये सीख सकते हैं कि अगर हमें भी किसी नई आदत की शुरुआत करनी है तो उसके लिए हमें फर्स्ट स्टेप तो उठाना ही होगा। जो सेकंड पॉइंट है वो है क्लीन स्लेट स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजीज ऐसी होती है ना गाइस कि इसे हम तभी अपनाते हैं जब हमारी लाइफ में कोई बहुत बड़ा बदलाव आता है, कोई बहुत बड़ी चेंजिंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी किसी अच्छी कंपनी में जॉब लगना, किसी बढ़िया कंपनी में, या फिर हमारी लाइफ में कोई नया लाइफ पार्टनर आ गया हो, या फिर हमने किसी जगह पर घर लिया हो, तब हम इस स्ट्रेटजी को ईज़िली फॉलो कर पाते हैं। इसका एक सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल न्यू ईयर भी है। जब न्यू ईयर आता है तो हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है और हमारे अंदर ये भी उम्मीद होती है कि ये नया साल हमारे बीते हुए साल से काफ़ी अच्छा होगा। तो हम इस साल में मीन्स जो भी नया साल आता है उसमें किसी भी आदत को ईज़िली एडॉप्ट कर पाते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी नई आदत को अगर एडॉप्ट करने वाले हैं तो हम क्लीन स्लेट स्ट्रेटजी का भी उपयोग कर सकते हैं। एंड जो थर्ड पॉइंट है वो है लाइटनिंग बोल्ट स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी ऐसी होती है जिसमें हम खुद के साथ किसी भी आदत को अपनाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। जैसे हमारी लाइफ में कुछ माइलस्टोन एक्सपीरियंस होते हैं जो कि एक ही झटके में चेंज हो जाते हैं, मतलब कि हमारी लाइफ में कभी ना कभी कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से हम पूरी तरह से बदल जाते हैं। ये स्ट्रेटजी उनके ऊपर काफ़ी ईजिली अप्लाई होती है जो लोग किसी ना किसी चीज़ से एडिक्टेड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, निकोटिन, ड्रग्स और अल्कोहल एडिक्टेड पर्सन की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा कुछ ना कुछ एक ना एक दिन ज़रूर होता है जिसकी वजह से वो पूरी तरह से बदल जाते हैं। ये स्ट्रेटजी उन वोमेन पर भी अप्लाई होती है जो कि प्रेग्नेंट हो चुकी रहती हैं। प्रेगनेंसी के पहले वो उन सारी बुरी आदतों को फॉलो करती हैं, बट जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उनके साथ एक और लाइफ है,
तब जा कर के वो अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ देती हैं और अच्छी आदतों को ईज़िली अडॉप्ट कर पाती हैं। तो गाइस, ये थे ग्रेटर देन बिफोर बुक के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर किए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इन पॉइंट्स की हेल्प से आप भी अपनी पुरानी आदतों को छोड़ पाओगे और उनकी जगह पर कुछ नई आदतों को बना पाओगे। वैसे इस किताब में और भी चीज़ें डिटेल में समझाई गई है जो कि बहुत कुछ हमें सिखा सकती है। तो अगर आप भी इस बुक को पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो मैंने इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप सब इस बुक को बाय करके रीड कर सकते हो। अभी के लिए मैं आप सभी से अलविदा ले रही हूँ, बट मैं जल्द मिलूँगी एक नई बुक के साथ और एक नए सॉल्यूशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, सी यू सून एंड सी यू अगेन।